हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका माइटी स्टडी के एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैकेनिक्स के सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी और चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। और अभी तक आपने अप्लाइड मैकेनिक्स का सेकेंड सेमेस्टर फुल सॉल्यूशन पेपर 2019 का नहीं देखा है, वो उसकी भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल की प्लेलिस्ट में। पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, पूरा लेक्चर्स, पूरा पेपर सॉल्व है, तो उसको देख लें। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है हमारा लॉज ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों का नियम। तो सबसे पहले क्वेश्चंस वाइज कवर करेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कह रहा है हमारा कि बल को परिभाषित करते हुए इसकी इकाई एवं निरूपण बताइए। तो सबसे बल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर या समान गति से चलती हुई वस्तु की गति में परिवर्तन करे या परिवर्तन का प्रयास करे तो वह क्या कहलाती है, हमारी बल कहलाती है। तो ये धकेलना, खींचना, उठाना आदि बलों के कारण ही हमारा ये कार्य संभव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे पृथ्वी का आकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है और ये बल ही वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। जो वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है यही बल ही हमारा वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। और फिर दरवाजे पर खींचने या धकेलने वाला बल लगाकर उसे खोला या बंद किया जाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण के विरुद्ध बल लगाकर उसे उठाया जाता है इत्यादि, ये सब हमारे भार कहलाते हैं। संक्षेप रूप में कोई भी भौतिक क्रिया बिना बल के क्या है, संभव नहीं हो सकती। कोई भी क्रिया बगैर बल के कोई संभव नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं कि वह साधन भी है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। बल की यूनिट क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है तो आइए देखते हैं। तो बल एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, अतः इसे सरल रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। चित्र में वस्तु ओ बिंदु पर बल P कार्य कर रहा है। जो फिगर हमें दिखाया गया है यहाँ पर, हमें फिगर दिखाया गया यहाँ पे जो बल है O कार्य कर रहा है वस्तु पर। फिर क्या कह रहा है, ओ बिंदु पर P कार्य कर रहा है और ये यहाँ पर जो बल की क्रिया रेखा है सरल रेखा OA द्वारा प्रदर्शित होती है। यह रेखा निर्धारित अक्ष एक्स एक्स से थीटा अंश पर क्या है, झुकी है और अतः यह झुकाव बल की दिशा को बताएगा। इसके साथ साथ तीर का जो निशाना है ये बता रहा है कि बल POA से पर ऊपर की ओर लग रहा है। यदि तीर नीचे की ओर होता है तो इसकी दिशा नीचे की ओर होती। यह तीर का निशान का बल अभिदिश यानी कि सेंस कहलाता है। ये रहा हमारा फिगर इसका। यहाँ पर ये रहा हमारा फिगर। तो यहाँ पे O केंद्र है, यहाँ पर हमारा P बल लग रहा है और ये OA दर्शाया गया है इससे। और यहाँ पर जो एरो दर्शाया गया है यहाँ पर, ये इससे प्रतीत हो रहा है कि बल OA पर ऊपर की ओर लग रहा है, O बिंदु पर, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बल का परिमाण रेखा OA की लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है। जो बल का परिमाण है वो OA की लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे O है हमारा, ये एक्स है, यहाँ पे थीटा को एंगल बनना है, ये A है, ठीक है। यहाँ पे P फोर्स लग रहा था, ठीक है। ये है, कह रहे हैं कि बल का जो परिमाण OA की लंबाई द्वारा प्रदर्शित होता है, अर्थात यदि 50 न्यूटन का बल है, अगर बल 50 न्यूटन का है तो 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन। तो OA की जो लंबाई हम मानेंगे 5 सेंटीमीटर लंबाई द्वारा इस बल का परिमाण प्रदर्शित कर सकते हैं। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर को हम 10 न्यूटन मानते हैं और टोटल बल 50 न्यूटन का है, तो OA की 5 सेंटीमीटर लंबाई कर देंगे तो पूरा 50 न्यूटन का हमारा ये इस बल का परिमाण प्रदर्शित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बलों के प्रकार बताते हुए इनका डिस्क्रिप्शन करें, यानी कि वर्णन करें। तो बलों के हमारे प्रकार हैं, एक तो हमारा कंसंट्रेटेड और पॉइंट फोर्स यानी कि संक्रेदित या बिंदु फोर्स। दूसरा हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, एक समान रूप से बटा हुआ सम्मिश्रित बल। तो आइए देखते हैं।
कंसंट्रेटेड फोर्स क्या होता है? तो वास्तव में बिंदु या संकेंद्रित बल संभव नहीं है, परंतु जिन बलों को धरन के एक बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सके उन्हें क्या कहते हैं? हम बिंदुवार कहते हैं। इन्हें धर्मपद चित्र के अनुसार, फिगर के अनुसार दर्शाया गया है। यहाँ पर हम ये धरन है हमारा, यहाँ पर 1 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन के बल लगाए गए हैं जो कि कंसंट्रेटेड पॉइंट फोर्स के रूप से दर्शाए गए हैं, लेकिन कोई वास्तव में संकेंद्रित बल संभव नहीं है। सेकंड है हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। इस प्रकार का बल धरन की कुछ या पूरी लंबाई पर समान रूप से क्या हो जाता है? बटा हुआ होता है। इसकी लंबाई न्यूटन प्रति कूलाम या फिर टन मीटर होती है। संवितरित बल को साधारणतः चित्र की द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। ये रहा हमारा संवितरित बल, ठीक है। इसको फिगर के अनुसार दर्शाया जा सकता है। ये सभी जगह समान रूप से वितरित है। 10 किलो न्यूटन का बल लग रहा है इस पे पूरी धरन पे, तो ये हमारा संवितरित फोर्स हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि बलों के प्रभाव को समझाते हुए लक्षण बताएं। तो बलों का प्रभाव क्या है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कि जब कोई पिंड विरामावस्था में होता है और उस पर बल लगाया जाता है तो बल के कारण पिंड क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। और फिर क्या होता है? यदि बल किसी दूसरे बराबर तथा विपरीत दिशा में बल द्वारा संतुलित हो जाता है तो पिंड गतिशील नहीं होगा, परंतु इस स्थिति में पिंड विकृत स्ट्रेंड हो जाएगा, अर्थात उसका आकार तथा मापें क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है कि जब कोई बल संतुलित होकर किसी पिंड को खींचता है तो उस बल को खिंचाव या तनाव बल यानी कि टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इसके विपरीत यदि पिंड दबाया जाता है तो दबाने वाले बल को हम कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। और जब किसी गतिशील पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो बल के कारण उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। बल लगने की दिशा के आधार पर पिंड की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और घट भी सकती है या शून्य भी हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है। फिर क्या है? इस उपरोक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि बल का पूर्ण प्रभाव जानने के लिए हमें ये निम्न बातों की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। नंबर फर्स्ट, पिंड की दशा यानी कि स्थिर या गतिशील जिस पर बल लगाया जाता है। नंबर 2, बल का परिमाण भी पता होना चाहिए, बल की दिशा और बल की क्रिया रेखा भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बल की पिंड पर क्रिया रेखा से इसकी जानकारी होगी कि यदि स्थिर पर पिंड गतिशील होता है तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, क्योंकि जब बल की क्रिया रेखा पिंड के गुरुत्व केंद्र से गुजरती है तो पिंड सरल रेखा में ही चल सकता है। और फिर यदि बल की क्रिया रेखा पिंड के गुरुत्व केंद्र से नहीं गुजरती है तो पिंड की गति सरल रेखीय घुमाव दोनों ही होगी। इस प्रकार से हम कह सकते। अब देखते हैं बल के लक्षण, बल के यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए हमें निम्न जो बातें दे रखी हैं उनका ज्ञान होना हमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वो क्या है? वो है हमारा जो कि हम अभी देख चुके हैं। नंबर फर्स्ट, बल का परिमाण, बल की दिशा, बल का क्रिया रेखा बिंदु और बल की क्रिया रेखा, ठीक है। तो बल की पिंड पर क्रिया रेखा से इस बात की जानकारी होगी कि यदि पिंड क्या है? स्थिर पिंड गतिशील होता है तो उसकी गति किस क्रिया प्रकार की होगी, यानी किस प्रकार की होगी, क्योंकि जब बल की क्रिया रेखा पिंड के गुरुत्व केंद्र से गुजरती है तो पिंड सरल रेखा में ही चल सकता है। यदि बल की क्रिया रेखा पिंड के गुरुत्व केंद्र से नहीं गुजरती है तो पिंड की जो गति सरल रेखीय तथा घुमाव दोनों ही हो जाएंगी। जो पिंड की गति होगी वो सरल रेखीय तथा घुमाव दोनों ही हो जाएंगी। बल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ये रिपीट कर दिया गया है क्या? यही हमारे जो अभी देख रखे थे वो ही है। टोटल बल का परिमाण है, बल की दिशा है, बल का क्रिया बिंदु है, बल की क्रिया रेखा है। तो इसके जो बल के लक्षण हैं वो ये हमारे 3 से 4 दे रखे हैं। आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा कि बल का परिमाण किलोग्राम, टन, न्यूटन या डायन में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। संहति से भिन्नता स्थापित करने के लिए इसे उचित रूप में किलोग्राम फोर्स या टन बल लिखा जाना चाहिए। नंबर सेकंड है कि बल की दिशा से तात्पर्य उस दिशा से है जिसमें बल क्रिया करता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे या किसी अन्य एंगल पर। नंबर 3 है हमारा कि किसी बल का जो क्रिया बिंदु होगा वस्तु पर वह स्थान है जहां पर बल लगाया जाता है। बल का क्रिया बिंदु वस्तु पर वह स्थान है जहां पर बल को लगाया जाता है। नंबर 4 है कि बल की क्रिया रेखा बल की दिशा में एक सरल रेखा है जो बल के क्रिया बिंदु से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा
कि निम्नलिखित को परिभाषित करो। नंबर फर्स्ट, एक तलीय बल निकाय यानी कि प्लेनर फोर्स सिस्टम, और भिन्न तलीय बल निकाय नॉन को प्लेनर फोर्स सिस्टम। नंबर फर्स्ट है एक तलीय बल निकाय यानी कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल जब एक ही समतल में होते हैं तब ये क्या होता है, तो वे एक तलीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक तलीय कहलाते हैं। और फिर अर्थात जिन बलों की ये रेखाएं एक ही समतल में होती हैं उन्हें एक तलीय कहा जा सकता है। इसको हम फिगर के अनुसार समझेंगे, आगे हमें फिगर दे रखा है। नंबर सेकंड है भिन्न तलीय बल निकाय। किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों की क्रिया रेखाएं जब भिन्न तलों में होती हैं तो उन्हें भिन्न तलीय कहते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा फिगर को। ये रहा हमारा फिगर, इसमें भिन्न तलीय F1 जो हमारा है ये अलग तल में है, F2 हमारा है ये हमारा अलग तल में है, F4 हमारा वो अलग तल में है, ठीक है। और हमारा जो F2, F3 और F8 जो हैं वो हमारे क्या हैं, भिन्न यानी कि एक तलीय बल हैं इस फिगर के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बलों की ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत, ये हम पेपर सॉल्यूशन में कर चुके हैं, उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 6 और क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।